नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, साल 2021 का पहला इनकाउंटर था। पुलवामा के त्राल जिले में, त्राल हल्के में ये इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने पहले इनकाउंटर में एक मरतबा फिर उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूचना मिलने के आधार पर इस एरिया को कॉर्डन कर दिया गया था और फिर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई और जिसके जवाब में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो दर्शकों, हमारे सीनियर सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल, यह पहला इनकाउंटर है, पुलवामा के त्राल हल्के में हुआ है, 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार भी उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। देखिए, ये दक्षिणी कश्मीर का मेडूरा इलाका है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और राष्ट्रीय राइफल्स को इत्तला मिली थी कि इलाके में 3 मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसके फौरनाबाद इलाके का वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार चौधरी की माने तो उन्होंने दावा किया कि तीनों मिलिटेंटों को कम वक्त में यानी मुख्तसर झड़प में मारा जा चुका है। लेकिन क्योंकि त्राल और आसपास का एरिया जो है ये काफी टाइम से मिलिटेंसी से सरगर्म था, लेकिन कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपोरा के आसपास में आने वाले इलाकों में मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि त्राल के मेडूरा इलाके में इस तरह से मिलिटेंटों का जो वहां पर मौजूद होना, उसके बाद कम वक्त में झड़प के दौरान मारा जाना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के लिए ये इलाका एक बार फिर क्या सरगर्म हो चुका है। क्योंकि पुलिस ने दावा किया था कि इस इलाके में सब्जार, बुरहान के बाद बड़े कमांडर जो थे वो मुख्तलिफ झड़पों के दौरान मारे जा चुके हैं। लेकिन इसी बीच में इस त्राल के साथ ही बाड़ीपोरा से एक सरगर्म मिलिटेंट जो था 15 दिन पहले, इम्तियाज अहमद पांजीगाम बाड़ीपोरा का, वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि सोपोर में एक ऑपरेशन के दौरान भाग गया था। 15 दिन पहले मिलिटेंसी में शामिल हुआ। कल उसे बाड़ीपोरा में पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया और हथियार और गोला बारूद भी जब्त करने का दावा किया। यानी इस मिलाकर जब आप नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो कुल मिलाकर इलाकों में मिलिटेंसी जो है वो अभी बड़ी तादाद में है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन त्राल के मेडूरा इलाके में ऑपरेशन खत्म हुआ और बहुत कम वक्त में तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ही गोलियां चली और अब जो इलाका है उसमें इंटरनेट सर्विस रोक दी गई थी और सर्च ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो जम्मुल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या नई रिक्रूटमेंट हो रही है? क्या मिलिटेंसी में युवा जा रहा है? देखिए, तभी तो मैं कह रहा था, ये पांजीगाम बाड़ीपोरा का इम्तियाज अहमद है, दूर दराज रिमोट एरिया है, काफी पिछड़ा हुआ इलाका है और गरीब लोगों की बस्ती है पांजीगाम। और इसके बावजूद भी एक मिलिटेंट बनना जो 15 दिन पहले मिलिटेंसी की सफों में शामिल हो जाता है, बिल्कुल मिलिटेंसी में रिक्रूटमेंट हो रही है। और न सिर्फ साउथ कश्मीर में बल्कि अब नॉर्थ कश्मीर के ये इलाके हैं, ये वो बाड़ीपोरा है जहां पर गुज़श्ता साल आपको याद होगा कि बीजेपी के एक ही खानदान के 3 लोगों को नजदीक से हमलावरों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। उसके बाद उस इलाके से मिलिटेंटों का एक बार फिर इस तरह से मिलिटेंट्स की सफों में शामिल होना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर जब आप मिलिटेंसी की और लोगों को जाते देखते हैं तो बहुत बार हमने फैमिलीज को देखा, नटीपोरा श्रीनगर का एरिया है जहाँ पर 2 लोग मिलिटेंसी की सफों में शामिल हुए हैं, जहाँ पर पीडीपी के सीनियर कायद और साबिक वाइस चेयरमैन एसआरटीसी हाजी परवेज अहमद पर भी खासाना हमला किया गया था, जिसमें पुलिस एहलकार उनका जाती मुहाफिज मारा गया। यानी अभी भी रुकावटें नहीं है। बहुत जगहों पे हमने देखा कि नौजवान या युवा जो है वो मिलिटेंसी की ओर जा रहा है, लेकिन कई मौकों पर हमने पेरेंट्स को देखा जिन्होंने अपीलें भी की, कई बार उनकी अपीलें काम कर गई, कई बार नजरअंदाज उन्होंने की उनके बच्चों ने। लेकिन कई बार ये भी सुनने में आया कि जो बाजीगाम बाड़ीपोरा का लड़का था उसके बारे में बताया जाता था कि उसको कई बार छापामारी के दौरान काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की गई थी। यानी अपराधी खाना का उस वक्त कहना था कि कहीं ना कहीं गैर जरूरी तौर पर उससे बहुत ज्यादा तंग भी किया गया, यानी जहाँ पर उसे रिलैक्सेशन या डिस्काउंट मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसके बाद वो मिलिटेंट की सफों में शामिल हुआ। लेकिन एक अच्छी बात है कि गिरफ्तार हुआ और शायद अगर इनकाउंटर हो जाता तो शायद नतीजा कुछ और भी होता। यानी कुल मिलाकर दक्षिणी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में कम तादाद में ही सही, लेकिन रिक्रूटमेंट में अभी तक कोई ज्यादा बड़ी कमी नहीं आई।
सैयद तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल शरारती तत्व, असामाजिक तत्व या देशद्रोही तत्व किसी न किसी तरीके से जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कुछ ऐसा ही मामला बीती रात करीब 1 बजे को पलमा इलाके के रजौरी के वहाँ पे एक मंदिर, काली माता के मंदिर, कोट घड़ा एरिया है, वहाँ पर काली माता के मंदिर में किसी ने विस्फोट किया है। यानी कोई चाहता है कि आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचाई जाए और इस मकसद से उन्होंने इस तरीके से वहाँ पर विस्फोट किया है। मंदिर के पुजारी से हमने बातचीत की, हमारे संवाददाता ने विस्तार से बातचीत की, लेकिन इसके पीछे क्या जहन हो सकता है, क्या मानसिकता हो सकती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमन में है पुंछ और रजौरी। हालांकि सरहदें बड़े ही लाहौलहान हैं, सरहदों में दहशत का माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इस बीच में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इस तरीके से काली माता के मंदिर में हमला किया गया। राजौरी के पलमा इलाके में एक मजहबी मकामात पर देर रात को एक ज़ोरदार पुरस्कार धमाका हुआ है, जिसकी जगह हम आपको बता भी रहे हैं कि ये वो जगह है जहां ज़ोरदार धमाका, और उसके बाद पुलिस और आर्मी की गश्त पार्टियां यहां पहुंच चुकी हैं और फोरेंसिक टीमें भी यहां पहुंची जिन्होंने यहां से सैंपल लिए। हमारे साथ इस वक्त इस मंदिर के पुजारी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या हुआ था। सर, कितने बजे रात को ये धमाका हुआ? तो सर ये धमाका में रात को मैं सोया हुआ था सर। रात को 12:58 पे ये धमाका हुआ, बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। सोया हुआ मैं जागा, मैंने सोचा शायद बारिश हो कहीं बाहर, तो बिजली न गरज रही हो, तो उसके कारण मैंने सारे टीवी भी ऑफ़ की, फ्रिज भी ऑफ़ किए, तो कैमरा सीसी कैमरे लगे हुए थे, कैमरे भी मैंने ऑफ़ किए। उसके बाद मुझे कॉल आगे पीछे से लोगों की आने लगी, तो फिर उसके बाद मैंने कॉल जब मुझे जो पता चला तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया और बाहर देखा, जहाँ पे कोई भी, अपने 2 बाइक लगे हुए थे, एक मेरा था, एक और मेरा रिलेटिव भी उसका बाइक लगा हुआ था, तो वो सेफ थे। तो आगे पीछे भी देखा, कोई भी आदमी मुझे जहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद फिर मैं नींद मुझे नहीं पड़ी सुबह तक, तो ये हादसा हुआ सर। तो पुलिस की किसने कॉल किया? आपकी तरफ से पुलिस को कॉल की गई थी? सर मैंने चौकीदार से को कॉल की, आगे पीछे, हाँ, टीए वाले जो रात को लड़के फ़ोन कर रहे थे उनको मैंने कॉल की, तो पुलिस वालों ने, फिर चौकीदार वालों ने ही कॉल की, क्योंकि मैं इससे पहले कभी इस तरह का मामला यहाँ पे हुआ है? सर इससे पहले जब मैं आया नहीं था, पहले मुझे यही सुनाई दिया कि जहाँ पे एक जानवर काटा गया था ऊपर वाले मंदिर पे, जो ऊपर मंदिर है, ज़रा दिखाइए ऊपर छोटे मंदिर, तो वहाँ पर घोड़ा काटा गया था। घोड़ा काटने के बाद उसके बाद मैं 2011 में एंडिंग में आया हूँ, तो आज तक जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो जहाँ का पुजारी हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ सर कि उसके बाद ऊपर वाले मंदिर में जहाँ पे जो नाग देवता रखे हुए थे, स्थापित किए, वो भी चोरी हुए। आगे घी, छोटे मोटे जो भी चोरियाँ होती रही। उसके बाद जहाँ पे नीचे वाले मंदिर पे एक गेट लगा हुआ था, पहले छोटा सा मंदिर था, तो वो गेट भी जहाँ से चोरी हुआ। एक टैंकी थी वो भी चोरी हुई। उसके बाद पिछले साल, इसी ही समय में पिछले साल, जहाँ पे अंदर मूर्तियों के गहने की चोरी हुई, तो मैं कहीं गया हुआ था बाहर, तो मेरे फैमिली, मेरी वाइफ और जहाँ अंदर थे, तो ये हुआ। ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि तकरीबन रात को 12:30-1 बजे के बीच एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया। और वो जगह हम आपको बता रहे हैं बार बार कि ये वो जगह है पलमा इलाका, जहां देर रात को एक पुरस्कार धमाका हुआ और पुलिस और आर्मी की टीमें यहाँ पहुँची, फॉरेंसिक टीमों ने भी यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए हैं और अब पता चलेगा कि किस चीज़ का धमाका है। हालाँकि पुजारी की तरफ से ये बात ज़रूर कही जा रही है कि उसने किसी को यहाँ देखा नहीं, मगर ज़ोरदार धमाके की आवाज़ ज़रूर सुनी है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव राजौरी से ताल्लुक रखते हैं, फॉर्मर एमएलसी है विबोध गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विबोध जी, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते कि आपसी सौहार्द बरकरार रहे और मंदिर को निशाना बनाया गया है? विनोद जी, आपने भी देखा होगा कि रजौरी पुंछ के अंदर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, वो सब ने इन दिनों में हमने देखा, और खासकर आतंकवादी गतिविधियां को खत्म हुए तो बरसों बरस हो गया रजौरी के अंदर। रजौरी का
हिंदू मुसलमान जो है वो आतंकवाद से बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। वहाँ का मुस्लिम समाज खासकर जो है आतंकवादियों को, हुर्रियत को कोई स्थान नहीं वहाँ पर उन्होंने दिया। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि ये जो सद्भाव है वो टूटे और कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये आपस में जो है जो लोग जो है इनकी लड़ाई हो, और ये रजौरी पुंछ के अंदर माहौल को खराब करना चाहते हैं। उसको लेकर इन्होंने वहाँ काली माता का मंदिर है उसमें रात को 1 बजे ब्लास्ट किया। सुबह मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई थी, वहाँ पर जो है वो गार्ड लगा दी गई है और बड़ी जल्दी ही उन लोगों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने ये हालात खराब करने की, मंदिर में ब्लास्ट करके हालात खराब करने की कोशिश की। विनोद जी, क्या आपको लगता है कि कुछ इनपुट है कि वहां पर भी कुछ आउटफिट्स जो हैं आतंकी संगठन सक्रिय हैं रजौरी और पुंछ में, जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं? लगता नहीं है कि वहाँ पर इस समय कोई मतलब वहाँ पर रजौरी पुंछ में आतंकवादी कोई है। हाँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका ओवरग्राउंड वर्कर कुछ लोग हों, उससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अपेरेंटली एक बात यह है कि क्योंकि जब जो क्रॉसिंग होती है, कई बार क्रॉसिंग जो है उनका एक रूट जो है रजौरी और बड़ा रूट एक दौर के अंदर जो है आतंकवादियों का रहा है। वो केरी सेक्टर से और बंजाकोट के सेक्टर से निकलकर यहाँ से जो है क्रॉस करते हुए पीर की पंचाल की इलाके से वो कश्मीर के अंदर और बाकी इलाकों के अंदर जाते थे। लेकिन आज ऐसा हमें लगता नहीं है कि वहाँ की रजौरी पुंछ में कोई मौजूदगी जो है आतंकवादियों की है। हाँ, उनके कुछ ओवरग्राउंड वर्कर को जो है वो नकारा नहीं जाता। विनोद जी, आपको लगता है कि जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जांच हो जाएगी, पकड़े जाएंगे वो लोग? हमें अपनी वहाँ पर जो पुलिस है उन पर पूरा विश्वास है। वहाँ पर हमारे अच्छे ऑफिसर जो है वो काम कर रहे हैं और हमें इस बात का विश्वास रखते हैं कि जल्दी ही उन लोगों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने मंदिर में ब्लास्ट करके एक माहौल खराब करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, धन्यवाद। दर्शकों, जब जब जम्मू कश्मीर पुलिस का जिक्र होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जाबाज पुलिसकर्मियों ने, जवानों ने, अधिकारियों ने अपनी शहादत दे करके आतंकवाद से लोहा लिया है और आज हम सुरक्षित हैं तो शायद इनका भी एक बड़ा योगदान है और वक्तन वक्तन इन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। पिछले 3 दशकों से लगातार आतंकवाद से ये लोहा ले रहे हैं, अपनी शहादत दे करके हमारा सुरक्षा कवच बने हुए हैं। आज रोटरी क्लब और पुलिस वाइस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से शहीद परिवारों को श्रद्धांजलि, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनको याद किया गया। दिलबाग सिंह जो डीजीपी पुलिस हैं, उन्होंने भी माना कि इस जो रोल जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का रहा है, खासतौर पर जिन्होंने शहादत दी है, वो अविस्मरणीय है। हम इसलिए इस वक्त याद कर रहे हैं कि आज पहला इनकाउंटर हुआ है 2021 का। उसके बाद हमने आपको बताया कि राजौरी में किस तरीके से हालात को बिगाड़ने के लिए कुछ देशद्रोही तत्वों ने मंदिर को निशाना बनाया, तो जिक्र इनका भी बनता था जिन्होंने शहादत दे करके आज हमें समाज को, हमारे समाज को बचाया हुआ है। एक सुरक्षा कवच के रूप में ये पुलिस हमारे साथ खड़ी है। नमस्ते। ईशा स्वरूप कोहली अपने डीजीएन सुजीत भाई, जितने भी लोग हैं जो भी डिफेंस इंडस्ट्री से आज जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि आपका भी रोटरी क्लब द्वारा आज का आयोजन हुआ है। मुझे बाकी एस्टीम्ड रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स और मेरे कोलीग्स, रोटरी के मेंबर्स, बाबा जो हमारी रूह है ऐसे प्रोग्राम्स की, उसकी तरफ से जो मैडम लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, मिसेस अशोक गुप्ता जो खासतौर पे रोटेरियन की तरफ से भी है और हमारी तरफ से भी है, बाबा की तरफ से भी है, रोटेरियन क्लब की बाकी जो लेडी मेंबरान, हमारे शहीदों के परिवारजन जो हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं, और हमारे पुलिस के परिवार के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सदस्य हैं, मीडिया के लोग और आज के इस प्रोग्राम में
कॉमन जो हमारे इनवाइटीज हैं पुलिस की तरफ से और रोटरी क्लब की तरफ से, मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आज की तकरीब जो एक जज्बात के साथ जुड़ी है, एक फीलिंग के साथ जुड़ी है, आपने उसमें शिरकत की है। सरकारी तौर पे ऑफिशियल फंक्शंस जैसे जिक्र हुआ 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस डे के माध्यम से होते हैं। 30 जनवरी को भी हम लोग एक फंक्शन यानी कल शहीदों के नाम पे करते हैं, मगर जिस खास टोकन रिस्पेक्ट का, इज्जत का, सम्मान का हमारे शहीदों के लिए जो पुलिस के शहीद हुए हैं, इस प्रोग्राम को लेकर के मैं फिर से इनको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप सब इसके अंदर शामिल हुए हैं और हमारी दावत पे आप यहां पर आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम लोग पुलिस वाले अपनी बहुत सारी चीजों को लिखते नहीं हैं, सिर्फ समाज के बीच में छोड़ देते हैं ताकि समाज में से ही कोई याद भी करे, उसको रिकॉर्ड भी करे और किसी न किसी रूप में उसको समाज के सामने पेश भी करे। दर्शकों, अब हम बात करेंगे स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की, जो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। आज उनकी पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही साथ उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा भी यहां पर मौजूद थे। मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस का रोल या उनकी भूमिका अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि वो असंभव को संभव करने में बड़े माहिर थे। गरीब गुरबा लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान उन्होंने एक रोल मॉडल के रूप में काम किया। आशुतोष पाठक जी और इस कार्यक्रम के आयोजक हफीज भाई, रिबेलियन का व्यक्तित्व था, बगावत का विद्रोही स्वभाव था, ये झलक बराबर मिलती थी। और उन्होंने न केवल मजदूरों को उनका अधिकार दिलवाया, बल्कि आपातकाल की चर्चाओं को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तकनीक का इस्तेमाल करके बजट एस्टिमेशन और एलोकेशन की मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया है और हर प्रोजेक्ट पर जो खर्चा है, और हम गर्व करते हैं कि सामाजिक विषमता को आज देश काफी हद तक खत्म कर सका है। और ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब के बगैर अधूरा होता। उनके संघर्षों का एक परिणाम मैं मानता हूं। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए 70 के दशक में जॉर्ज साहब ने एक बार कहा था कि सामाजिक संघर्ष सिर्फ सामाजिक व्यक्तियों के ऊपर न छोड़ करके उसे राजनीतिक संघर्ष के रूप में भी शामिल करना चाहिए, ताकि जो आम आदमी की समस्या है उसे प्रभावशाली ढंग से हल किया जा सके। यहाँ उपस्थित बहुत लोगों को मालूम है, राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में शुचिता या सादगी के लिए लोकपाल का आंदोलन बहुत लोग मानते हैं कि 2009, 10 या 11 में चला। मुझे लगता है थोड़ा पीछे जाइए, 1998 में जॉर्ज साहब का जो लोकसभा का भाषण है लोगों को स्मरण होगा। तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर उन्होंने जो बात कही कि जो लोग पब्लिक, जॉर्ज साहब की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ और अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मेरे पूर्व कई लोगों ने विस्तार से जॉर्ज साहब के विषय में आपको बताया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे विराट व्यक्तित्व और अस्तित्व के विषय में मैं कहूं क्या। मुझे लगता है कि संत एक सादगी की प्रतिमूर्ति, गरीब और वंचित वर्ग की सबसे प्रखर आवाज और सबसे प्रभावशाली श्रमिक नेता के नाते
इमरजेंसी के नायक के नाते या दूरदर्शी रेल मंत्री और दूरदर्शी रक्षा मंत्री के नाते यह राष्ट्र उन्हें सदैव याद करे। सामान्य तौर पर इतनी सारी खूबियां एक व्यक्ति में हों, यह अत्यंत दुर्लभ बात है। जो देश और दुनिया का रक्षा विशेषज्ञ हैं, खासतौर से हिंदुस्तान की रक्षा के संदर्भ में जिन लोगों को थोड़ी समझ है, मैं समझता हूं उनके दिमाग में या उनकी जहन में ये बात होगी कि भारत की रक्षा नीति क्या होनी चाहिए, इसको एक नई दिशा जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने देने का काम किया था और आज उसको देश महसूस कर रहा है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि बड़ा संवेदनशील विषय है। मैं भाग्यशाली हूं, मैं आभारी हूं फाउंडेशन का कि मुझे आप लोगों ने अवसर दिया। जॉर्ज साहब जब मंत्री थे तब मुझे भी लोकसभा में रहने का सौभाग्य मिला और एक दूसरा संयोग कि रेल मंत्री बनकर उस रेल भवन में भी बैठने का अवसर मुझे मिला जहां कभी जॉर्ज साहब बैठा करते थे। असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है? मैं मानता हूं कि भारतीय रेल में कोंकण रेलवे एक इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है और दनवते साहब जब रेल मंत्री थे उनके दिमाग में ये बात आई थी, लेकिन लोग सोचते नहीं थे कि ये हो पाए। और मुझे लगता है कि श्रीधरन साहब का नाम आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, देश का मैन के रूप में उन्हें याद करता है। जॉर्ज साहब ने उन पर पूरा विश्वास करके और वो जिम्मा दिया और आज कोंकण रेलवे हकीकत में है बड़ा इलाका, देश का एक बड़ा भूभाग भारतीय रेल की संस्कृति से जुड़ा। ये श्रेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जाता है। उनका कुशल नेतृत्व, उनकी सादगी, सरलता, राजनीतिक आदर्श मैं मानता हूं कि इस राष्ट्र की अनमोल धरोहर है, अनमोल विरासत है। मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके सभी मित्रों, परिजनों तथा उनके शुभचिंतकों को भी नमन करता हूं। सैद्धांतिक रूप से देखें तो मुझे लगता है कि 3 सिद्धांत जॉर्ज साहब के थे जो कभी वो नहीं भूले। मनुष्य के जीवन में कितना सुधार लाया जा सकता है। दूसरा, देश और विश्व में शांति और अमन की स्थापना कैसे की जा सकती है। और तीसरा, हर व्यक्ति को इज्जत से रहने का अधिकार कैसे मिल सकता है, उसे सही तरीके से कैसे पहुंचाया जा सकता है उस अधिकार को सामान्य आदमी के लिए। मुझे लगता है कि जीवन के इन 3 सिद्धांतों पर जॉर्ज साहब जीवन भर चले और कोई भी व्यक्ति, खासतौर से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करने वाला व्यक्ति अगर इन 3 सिद्धांतों का पालन करता है तो मैं मानता हूं कि उसका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सफल रहा है। और जॉर्ज साहब उसके एक अप्रतिम उदाहरण है। एक घटना याद आ रही है, कभी किसी ने जॉर्ज साहब से पूछा कि राजनीति क्या है, तो जॉर्ज साहब ने कहा कि भाई हमारे देश में बड़े विचारक हैं, दार्शनिक भी बहुत हैं जो शायद इस पर एक बड़ी किताब लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक शब्द में मुझे कहना होगा तो मैं उसको समेट करके कहूंगा राजनीति का मतलब लोग। पॉलिटिक्स इज अबाउट पीपुल, लोगों का सुख, लोगों का दुख। इसके लिए जो सबसे सशक्त माध्यम है तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।